हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मोंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की नई प्रॉब्लम के बारे में। नई तो खैर नहीं है तो पुरानी ही। 1979 के बाद तो कंटिन्यू बनी हुई है, लेकिन रह रह के नई सिरे से अपना सर उठाती रहती है। अब समझ तो गए होगे आप। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल ईरान प्रॉब्लम के बारे में। वो प्रॉब्लम जो आज एक बार फिर युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, और छोटा मोटा प्रॉब्लम या छोटा मोटा युद्ध से पहले की कंडीशन शुरू भी हो चुकी है। एक दूसरे पर अटैक शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आई कैसे, इसी के विषय में मैं आज की वीडियो में आपके सामने प्रकाश डालूंगा और बताऊंगा इसके क्या क्या संभावित कारण हैं, या एक्चुअल में इस प्रॉब्लम के चलते पूरी दुनिया पे क्या असर होने वाला है। और पूरी दुनिया पे तो जो होगा सो होगा, भारत पर क्या असर होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, यह प्रॉब्लम शुरू हुई थी इस बार 1 अप्रैल 2024 को, जब पूरी दुनिया फूल्स डे मना रही थी। तो एक और फूल्स डे मनाया जा रहा था सीरिया की राजधानी दमिश्क में, जहां पे इजराइल के विमानों ने खास तौर से, जैसा कि ईरान ने बताया है, F-30 विमानों ने इजराइल के कॉन्सुलेट के ऊपर मिसाइल से हमला किया। और ईरान का एक टॉप मिलिट्री कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी अपने साथियों के साथ उस हमले में मारा गया। ईरान का कॉन्सुलेट पूरी तरह तबाह हो गया, और इसका ब्लेम ईरान ने इसराइल के ऊपर डाल दिया। और इसराइल भी पूरी तरह से एक ढीठ देश की तरह बिहेव करता हुआ, ना तो उसने इस हमले को स्वीकार किया, और ना ही इस हमले को उसने अस्वीकार किया, और दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आ गए। ईरान ने इस चीज़ को अपनी संप्रभुता यानी अपने ऊपर हमला माना और बदला लेने की कसम खाई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खुमैनी के द्वारा से भी बदला लेने के बारे में बातें की गई, स्टेटमेंट दिए गए, जिसके बदले में इसराइल ने भी घर में घुस के मारने की बात की। और घर में घुस के मारने के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, आजकल भारत में भी यह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि आज का नया भारत घर में घुस के मारता है। और यही मुंबई डायलॉग आजकल इसराइल और ईरान भी यूज कर रहे हैं। अब इस पूरे सीन में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह हुई कि एक तरह से ईरान फंस गया। अब ईरान जवाब दे या ईरान जवाब ना दे, दोनों ही कंडीशंस में ईरान परेशान है। क्योंकि अगर ईरान जवाब देता है तो वह यूएसए और इसराइल के सीधे निशाने पर होगा, और ईरान की ये हालत नहीं है वह यूएसए और इसराइल को संभाल सके। और उसे पता है कि खाड़ी में कोई भी देश सिवाय ज़बानी जमा खर्च के अलावा उसके पक्ष में नहीं आएगा, और इज़राइल उसे फ्लैट बनाने में टाइम भी नहीं लगाएगा। और अगर ईरान जवाब नहीं देता है तो ईरान, जो कि पहले से ही सिविल अनरेस्ट से जूझ रहा है, जैसे पिछले कई वर्षों से वहाँ पे हिजाब के खिलाफ आंदोलन चले हुए हैं, सिविल अनरेस्ट चला हुआ है, हार्डकोर इस्लामिक नियमों को लोग तोड़ने को आमादा हैं, वह सिविल सोसाइटी एक बार फिर उग्र हो जाएगी। एक बार तो दबा दिया जबरदस्ती, लेकिन अगर सिविल सोसाइटी दोबारा उग्र हुई तो उसको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेमोक्रेसी के नाम पर यूएसए जरूर उसके बीच में आएगा, और वह भी एक तरह से ईरान की हार ही होगी। मतलब कि ईरान लड़े या ना लड़े, अमेरिका इस लड़ाई को एक तरह से जीत चुका है। क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में अगर अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ ईरान लड़ाई छेड़ता है तो भी उसकी हार निश्चित है, और अगर नहीं छेड़ता है तो वह एक तरह के नए सिरे से गृह युद्ध में घुसेगा, जहां भी उसकी हार अवश्यंभावी है। यानी कि हार तो ईरान ही रहा है, किसी भी तरह से लड़े या ना लड़े। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ इस चीज़ का असर ईरान पर ही आने वाला है? आपको लगता है कि सिर्फ ईरान ही से डिस्टर्ब होगा? नहीं दोस्तों, इससे सिर्फ ईरान डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होने वाली है, पूरी दुनिया में मंदी छाने वाली है। और कोरोना के बाद दुनिया एक नई मंदी में फंसने वाली है, क्योंकि ईरान वो रास्ता है जहां से बड़े पैमाने पर तेल का निर्यात होता है, तेल का प्रोडक्शन होता है। और अगर ये लड़ाई छिड़ती है तो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, लाल सागर डिस्टर्ब हो जाएगा, विश्व व्यापार का बहुत बड़ा रास्ता है, वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा होगा, और पूरी तरह से विश्व एक नए इकोनॉमिक संकट में घुसेगा, और जिससे निकलना बहुत लंबा समय लगेगा, कई साल लगेंगे उससे निकलने में, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से डिफाइन करना पड़ेगा। और भारत भी इससे अछूता नहीं रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके खाड़ी देशों से भी अच्छे रिश्ते हैं, इसराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं। और अगर इसराइल और ईरान लड़ाई में जाते हैं तो भारत को संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा, और सबसे पहला असर भारत पर ये आएगा कि तेल का प्रोडक्शन दुनिया में कम हो जाएगा, और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी। खैर, अभी देश में इलेक्शन चले हुए हैं, तो वर्तमान कंडीशंस में तो नहीं लगता कि हमारे देश में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में तेल की कीमत अभी के पोजीशन के हिसाब से 100
डॉलर से भी ऊपर पर बैरल पहुंच सकती है। और ऐसी कंडीशन में हमारे विकास पे असर पड़ेगा। हमारा बहुत बड़ा व्यापार लाल सागर से होता है, जहां पे हूती विद्रोही अपना उत्पात मचाए हुए हैं। पहले ही इसराइल हमास वॉर के चलते हमारा हिसाब किताब उस इलाके में डिस्टर्ब चला हुआ है, और एक नई समस्या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डिस्टर्ब करेगी, जो कि सीपैक का एक जवाब देने की कोशिश है हमारे तरीके से। और इसके अलावा ITU-2 का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, यानी कि इजराइल, इंडिया, USA, UAE जो कि एक मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें भी हमें डिस्टरबेंस होगा। खास तौर से खाड़ी देश, उनमें भी सऊदी अरब और UAE बड़े पैमाने पर भारत में निवेश का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। और अगर लड़ाई यहाँ पहुँचती है तो देखना होगा कि भारत इन सब चीज़ों को संभालेगा कैसे, कैसे अपने रिश्तों को संभालेगा, कैसे मिडिल ईस्ट को संभालेगा, कैसे इजराइल को संभालेगा, क्योंकि हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पर ना तो हम मिडिल ईस्ट को खो सकते हैं और ना ही हम इजराइल को खो सकते हैं। हमारे हित सब जगह जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या चीज़ें इतनी ही खराब है? नहीं, हित सिर्फ हमारे जुड़े हैं क्या? उनके हित भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो चीज़ें तो संभल जाएंगी, लेकिन संभालने में मेहनत करनी पड़ेगी। जो ऊर्जा, जो समय, जो पैसा हम अपने विकास में खर्च करेंगे, वही ऊर्जा, वही समय, वही पैसा इन फालतू की चीज़ों को संभालने में खर्च करेंगे, जिससे हमारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम डिले होगा। इतनी सारी समस्याएं दोस्तों एक साथ आ सकती हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो इजराइल और ईरान आज कट्टर दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं या कट्टर दुश्मन हैं, वो कभी पक्के दोस्त भी थे। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल 1979 तक और 1950 से लेकर के 1979 तक बहुत पक्के दोस्त थे। दोस्तों यह दोस्ती तो उस समय भी बहुत मजबूत थी, जब पूरी अरब दुनिया या इस्लामिक दुनिया इसराइल से नफरत करती थी। उस समय भी दोनों की देशों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। इसराइल जहां बड़े पैमाने पर ईरान को हथियार दिया करता था, वहीं पर ईरान इसराइल को तेल सप्लाई किया करता था। और यह दोस्ती तो उस समय भी नहीं टूटी थी, जब 1967 में और 1971 में पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ लड़ाई में थी। पूरी दुनिया से मेरा मतलब यहाँ पे अरब वर्ल्ड से है। वो लोग इसराइल के खिलाफ लड़ाई में थे, उस समय भी चोरी छिपे ईरान इसराइल को तेल की सप्लाई कर रहा था, उसकी फ्यूल्स की ज़रूरतें पूरा कर रहा था, जबकि सभी अरब देशों ने उसको फ्यूल देने से ही मना कर दिया था। लेकिन इतने सब के बावजूद भी इसराइल ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी थी, क्योंकि 1950 में जब रजा साहब पहलवी सत्ता में आए थे, तो वो USA की सहायता से आए थे। USA की CIA और ब्रिटिश एजेंसी MI6 के ऑपरेशन के बाद शाह रजा पहलवी को सत्ता मिली थी, और 1979 तक उन इस्लामिक क्रांति के कामयाब होने तक वो सत्ता में रहे थे। शाह रजा पहलवी अपने डेमोक्रेटिक और मॉडर्न विचारों के लिए जाने जाते थे। 1979 में वहाँ पे शरिया लॉ लागू होने से पहले ईरान एक मॉडर्न देश हुआ करता था। और इस दौरान इसराइल और ईरान के USA के साथ खासतौर से तीनों ही देशों के बहुत ही अच्छे संबंध थे। लेकिन जैसे ही 1979 में इस्लामिक क्रांति कामयाब होती है, दोनों देशों के संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि ईरान ने फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और फ़िलिस्तीन का सपोर्ट का मतलब था इजराइल की अंतहीन दुश्मनी, जो आज तक चली आ रही है। इसके अलावा ईरान ने हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट किया, हमास को भी सपोर्ट किया, और दोनों के दोनों इजराइल के पक्के दुश्मन हैं। तो नेचुरल सी बात है, आप दुश्मनों को सपोर्ट करोगे तो आप इजराइल के दुश्मन तो बन ही जाओगे। जो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल की दोस्ती के बजाय इजराइल की दुश्मनी को पसंद की, और इस तरह से एक पक्की दोस्ती एक कट्टर दुश्मनी में बदल गई। दोस्तों अब आते हैं नवीनतम घटनाक्रम में। कौन है रजा मोहम्मद जाहिदी, जिसके मारे जाने पर दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आ गए हैं? और इतना ही नहीं, सिर्फ एक कमांडर इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि ईरान लड़ने मरने को तैयार हो गया। दोस्तों यह बेसिकली सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री कमांडर नहीं है, यह हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करना इंश्योर करता है, हिजबुल्लाह के साथ ईरान के संबंधों को डिफाइन करता है, और हिजबुल्लाह असद सरकार और कुर्द आर्मी के बीच में सामंजस्य स्थापित करता था। 80 के दशक में USSR के खिलाफ भी लड़ा था। मतलब कि इसराइल के खिलाफ और ईरान के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर था। और इससे पहले भी इराक में अमेरिका ड्रोन हमले में एक और बड़े कमांडर मोहम्मद कासिम सुलेमानी को मार चुका था। और उसके बाद से ईरान सरकार दबाव में थी कि कुछ नया ना हो, और नया हो गया।
और इस नया होने के चलते ईरान सरकार उस हालत में आ गई जहां इधर कुआ तो उधर खाई, हमला करे तो परेशानी, बदला ना ले तो परेशानी, दोनों ही केसेस में लड़ाई तो ईरान हार ही चुका है। और दोस्तों यदि ईरान फैसला करता है लड़ाई में जाने का तो इसराइल तो तैयार बैठा है अपने पुराने स्टाइल में, सामने वाले के इलाके को फ्लैट मैदान में बदल दो। और यूएसए तैयार बैठा है इसराइल का साथ देने के लिए, क्योंकि यूएसए को चाहे इसराइल के स्टाइल पसंद हो या ना पसंद हो, यूएसए के पास ऑप्शन नहीं इसराइल के साथ खड़ा होने के लिए। और वैसे भी बाइडेन प्रशासन परेशान है, बाइडेन की लोकप्रियता गिरी हुई है, यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं और बाइडेन प्रशासन को भी एक मौका लग गया है कि वह एक राष्ट्रवादी भावनाएं अपने देश में भड़काए, इसराइल का सपोर्ट करे, ईरान को ठिकाने लगाए, ताकि बाइडेन की लोकप्रियता बढ़े और उसे इलेक्शन में फायदा मिले। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर ईरान ने हमला कर दिया और पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन आएगा या इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा होगा ये कि इजराइल अपने पुराने स्टाइल में चल देगा, ईरान को ठिकाने लगाने में, ईरान को फ्लैट बनाने में, और वह सिविलियन किलिंग से भी इजराइल कभी बाज नहीं आता है। और पूरी दुनिया में फिर लिब्रांडो का आरआर, समझ गए होगे ना, शुरू हो जाएगा। वो रोना पीटना शुरू कर देंगे कि इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, निहत्तर लोगों को मार रहा है, और इजराइल को इससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी वो गाजा में इस तरह की हरकतें कर चुका है, 32,000 के आसपास सिविलियंस की किलिंग इजराइल के हमलों में हो चुकी है। लेकिन ईरान के लिए भी वॉर में जाना इतना आसान है क्या? ठीक है, जवानी जमा खर्ची एक अलग चीज है, वो बोलना चालना एक अलग चीज है, बकवास करनी एक अलग चीज है। लेकिन ईरान भी फेस सेविंग के लिए बोल रहा है, पुष्ट सूत्रों से बोल रहा है, पिछले दरवाजे से बोल रहा है कि अगर इजराइल गाजा में हमला करना बंद कर दे तो वह अपने युद्ध के प्लान को टाल सकता है, हमलों को टाल सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता गाजा में हमला बंद करने से और ईरान के ऊपर हमला होने में क्या संबंध है? कारण ईरान भी जानता है कि वह इजराइल से टकराने की हालत में तो आज की डेट में कभी है ही नहीं, और समझ तो गई होगी। इस लड़ाई को ईरान हार चुका है, लड़कर भी हार चुका है और बिना लड़े भी हार चुका है। और अमेरिका की प्लानिंग है कि किसी भी तरह से अयतुल्लाह खुमैनी को ईरानी सत्ता से अपदस्थ किया जाए और वहां पर एक अमेरिका समर्थित पिट्ठू सरकार बिठाई जाए, ताकि वहां से मिडिल ईस्ट को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। और दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा शांत इलाका ईस्ट एशिया है, जहां पर अमेरिका का डायरेक्ट हिसाब किताब नहीं है, और है भी तो चाइना उसको कंट्रोल करता है। और वही एक जगह है जहां अमेरिका कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सका है, क्योंकि एक बड़ी पावर चाइना है। इसके अलावा जहां भी अमेरिका प्रेजेंट है वहां पर उसने प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही रखी है, और उसका बहुत बड़ा कारण है अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री। प्रॉब्लम रहेगी तो अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री काम करती रहेगी, और वेपन इंडस्ट्री अमेरिका की काम कर रही है। अब पहले इराक को बर्बाद किया, अब ईरान का नंबर है। इसके चलते अमेरिका के वेपन बिकते रहेंगे, जरूरत पड़ती रहेगी, प्रेजेंस बनी रहेगी, तेल का खेल चलता रहेगा, और अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा। वैसे भी ताकतवर बने रहने के लिए सामने वाले को कमज़ोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों ईरान का कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, यह एक खतरनाक व्यक्ति था जिस पर अमेरिका के वित्त डिपार्टमेंट ने 2010 से ही प्रतिबंध लगा रखा था। इसके अलावा तस्वीर का एक पहलू और भी है, जो सिविल अनरेस्ट ईरान में हो रखा है, खासतौर से महिलाओं को आगे लाकर हिजाब के खिलाफ। उस अनरेस्ट को के पीछे भी यूएसए ही है, क्योंकि कोई भी अनरेस्ट बिना फंडिंग का नहीं होता है। और फंडिंग कौन करेगा ईरान में? यूएसए के अलावा, क्योंकि हित तो यूएसए के ही जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह से सिविल अनरेस्ट पैदा करो, अटैक करो, जो करना है करो, ईरान की खुमैनी सरकार को सत्ता से हटाओ, अपनी सरकार बिठाओ। और इस बार के हमला भी उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईरान लड़ाई हार चुका है और यूएसए लड़ाई जीत चुका है, लड़कर भी और बिना लड़े भी। और वैसे भी हर बार यूएसए सीधा अटैक नहीं कर सकता मिडिल ईस्ट में, इसके लिए इसने इसराइल को पाल रखा है, और हर प्रॉब्लम को इसराइल शुरू करता है और फिर ठिकाने लगाता है यूएसए के साथ मिलकर के। इस बार भी वही हो रहा है। अब ईरान ने दिखाने के लिए सही बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने तकरीबन 150 क्रूज मिसाइलें और 200 ड्रोन्स के साथ इसराइल पर हमला किया, इसराइल को जवाब देना शुरू किया, और इसराइल ने ज़्यादातर को रास्ते में ठिकाने लगा दिया।
इसराइल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, छोटा-मोटा सैन्य छावनियों पे हल्का-फुल्का अटैक हो पाया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मतलब आप हमला कर रहे हो या मज़ाक कर रहे हो। लेकिन पता है ना, ईरान की हिम्मत नहीं पड़ रही है, वो सिर्फ़ फेस सेविंग में लगा हुआ है, किसी तरह से इज़्ज़त बच जाए और जो बड़ी प्रॉब्लम सिविल अनरेस्ट से आने वाली है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों ये लड़ाई लंबी खिंचेगी ना, तो इस पर असर तो आएगा ही, लेकिन यूएसए उस असर को झेलने की हालत में है और वो असर को यूएसए झेल लेगा, लेकिन बाकी दुनिया खासतौर से भारत जैसे देशों को दिक्कत होगी। और दिक्कत शुरू हो चुकी है। एक पुर्तगाली झंडा लगा हुआ जहाज जो कि क्षेत्र से निकल रहा था, उसका अपहरण ईरानी गार्ड्स ने कर लिया। और भारत के लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि उसके क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय भी हैं, जिनको छुड़ाने के लिए भारत सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और इस तरह से इस प्रॉब्लम में भारत की एंट्री भी सीधे सीधे ना सही, पिछले दवाई से तो हो ही चुकी है। इस सब के अलावा दोस्तों एक प्रॉब्लम और भी है कि तकरीबन 18,000 भारतीय इजराइल में और 4,000 भारतीय ईरान में रहते हैं, और अगर लड़ाई बढ़ती है, लड़ाई छिड़ती है, तो भारतीयों के जीवन पर संकट दोनों ही देशों में आ जाएगा। और भारत सरकार को सारे काम धाम छोड़ करके अपने नागरिकों का जीवन बचाने के लिए एक नए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि हम अपना डेवलपमेंट छोड़ के, अपना ग्रोथ छोड़ करके किसी और काम में लग जाएंगे, जो बेमतलब का काम हमारे गले पड़ने वाला है। अब दोस्तों सच तो ये है, युद्ध से किसी का भला तो नहीं होता है। जो भी पक्ष लड़ता है वो नुकसान में ही रहता है, चाहे जीतने वाला पक्ष हो या हारने वाला। लेकिन आज के समय में बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो बिना लड़े भी फायदे में रहते हैं, अपना फायदा उठा लेते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में कई बार गुहार लगाई गई कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरवीन करे और इस युद्ध को रुकवाए, और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी सिवाय जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं किया। 2-4 बार आमने सामने आके बोल दिया, यह समय युद्ध का नहीं है, यह दौर युद्ध का नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कोई मेहनत नहीं करी उन दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाने में। बीच में कुछ खबरें आई कि पुतिन की तरफ से परमाणु हमला होने वाला था, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनल मेहनत करके, पर्सनल एफर्ट्स करके रुकवा दिया, लेकिन लड़ाई तो आज भी चालू है। और भारत सरकार का सारा इंटरेस्ट था रशिया से सस्ता तेल लेने में, ना कि लड़ाई रुकवाने में। और बाकी दुनिया का इंटरेस्ट था भारत को रशिया से तेल रोकने में। और भारत ने फैसला किया है मुझे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रशिया से रिश्ते रखने हैं, ना कि उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ी थी, अक्सर यूक्रेन जैसे देश हमारे खिलाफ खड़े होते थे। इसके अलावा अजरबैजान आर्मेनिया वॉर, इसमें भारत का इंटरेस्ट है आर्मेनिया को हथियार बेचने में, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी अजरबैजान हमारे खिलाफ खड़ा नजर आया। और वक्त मिल गया हमें अपने हथियार आर्मेनिया को बेचने में। और बेचना ही नहीं, हमारे हथियारों का लाइव टेस्ट बैटलफील्ड में होने में, बैटलफील्ड में करवाने में। और आर्मेनिया वो ग्राउंड था जहाँ पे आज हमारे हथियार बिक भी रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, और हमारी प्रेजेंस भी उस क्षेत्र में बढ़ी हुई है, बनी हुई है। मतलब कि ये कहने वाली बात होती है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। जो बहादुर लोग होते हैं या दिमाग वाले लोग होते हैं या तेज लोग होते हैं या फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं, वो बिना लड़े ही अपना भला कर लेते हैं। और उम्मीद है भारत सरकार इस नई प्रॉब्लम में भी, यानी कि आपदा में भी अवसर खोज निकालेगी, और यह आपदा भी हमारे लिए एक अवसर होगा। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लड़ाई ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि मानव जीवन इम्पोर्टेंट है, और अगर लड़ाई हो तो वो हमारे हित में हो। दोस्तों बोलने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। दोस्तों आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा दोनों ही देश अगर लड़ेंगे तो वो किन किन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं, किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो कितनी तबाही मचाने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपके लिए जल्द ही अगला वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।